अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म ये एक ऐसी आपकी पास मेडिसिन की फॉर्म है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। आप किसी भी फॉर्म पे जो सबसे ज्यादा डोजेज फॉर्म नजर आएगी वो सॉलिड डोजेज फॉर्म होगी। और सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है आप लोगों की टैबलेट्स। टैबलेट्स क्योंकि इन्हें बनाना काफी हद तक चीप होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है और इसको काफी इजीली आप एडमिनिस्टर और इसकी कन्वीनियंसी सारी एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सॉलिड डोजेज फॉर्म सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पे रहती है। अब वो कौन कौन सी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पाउडर्स। पाउडर्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। बच्चों, एक ही लाइन के अंदर आपके तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज मौजूद है। द फर्स्ट वन, पाउडर इज अ डैश फॉर्म। कौन सी डोजेज फॉर्म है तो आपको ये पता होना चाहिए, इट्स अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। और उसके अलावा फॉर्म ऑफ द मेडिकमेंट, इसका मतलब है पाउडर के अंदर बहुत सारे या तो एक या एक से ज्यादा थेराप्यूटिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि पाउडर एक ऐसी कैटेगरी है सॉलिड डोजेज फॉर्म की जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं। दैट इज अ होमोजीनियस। द सब बहुत बड़ा एमसीक्यूज ये है कि पाउडर इज अ होमोजीनियस, ये मिक्सचर्स नहीं होते। ये आप लोगों के होमोजीनियस एक केमिकल्स कह लें होते हैं, जिसके अंदर मौजूद जितने भी मेडिकमेंट्स हैं, इसके अलावा जितने भी मौजूद अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे के सारे फुल टाइम यकजान होते हैं। और वो बिल्कुल होमोजीनियस होके, यानी कि आप किसी भी चीज को इसके अंदर से सेपरेट नहीं करते। जिस तरह घरों में पाउडर मिलता है जो हम बच्चों को लगाते हैं, उस पाउडर के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स ऐड करके उसे मिल बनाया जाता है, और आप देखते हो कितने स्मूथ और कितना मुलायम होता है। और उसके अलावा वो सारा वन वन कलर यानी व्हाइट कलर में ही होते हैं या पिंक कलर के होते हैं। इसी तरह जब हम लोग मेडिकल फॉर्म के अंदर यानी कि आप लोगों की मेडिसिन की बात करें, उसमें भी जब भी हम पाउडर्स को जनरेट करते हैं या पाउडर्स बनाते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि उसके अंदर जितने भी मेडिकामेंट्स हैं या जितने भी मेडिसिन हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबको इस तरह प्रिपेयर किया जाए कि वो सब के सब यकजान यानी होमोजीनियस हो जाए, उनमें से किसी चीज को सेपरेट ना किया जा सके, और वो सब के सब बहुत ज्यादा स्मूथ हो। एंड फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल। तो पाउडर शुड बी अ ड्राई इन नेचर, वो ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर या फिर सेमी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेडिकेटेड पाउडर जो है ये आपके कैटेगराइज किए गए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज। तो हमने इनको यूज के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज अ इंटरनल यूज एंड द सेकंड वन इज अ एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज यानी कि वो पाउडर जो इंटरनली इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और कुछ ऐसे पाउडर्स भी होते हैं जो एक्सटर्नल किसी वाउंड्स के ऊपर, इंजरी के ऊपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। According to the mode of dispensing, powders are the two categories. अब इन्हीं पाउडर्स को मजीद according to their dispensing. What is a dispensing? Dispensing means कि आपने इन पाउडर्स को according to their amount कैटेगराइज कर दिया है। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ पाउडर जो है, अब पाउडर बेसिकली आप यहाँ पे इस पाउडर को मेडिसिन ही समझे। ये मेडिसिन दिन में उसे 3 दफा चाहिए, ठीक है, और एक पेशेंट को 1 महीने के लिए चाहिए। तो आप लोग 1 महीने के लिए उसे एक बोतल में डिस्पेंस कर देंगे, जिसे हम कहेंगे बल्क बल्क पाउडर। वो पेशेंट एक चम्मच के जरिए वहां से मेडिसिन निकालेगा और उसे इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जो डिवाइडेड पाउडर होता है वो ये होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर आपके बच्चे को दवाई पीस कर उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बना देता है और कहता है एक पुड़ी सुबह खानी है, एक दोपहर को खानी है और एक शाम को खानी है। तो इस तरह जो पुड़ियाँ बनती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेड पाउडर्स। ये अकॉर्डिंग टू डिस्पेंसिंग है। डिस्पेंसिंग मीन्स कि पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है उस पाउडर की, उस मेडिसिन की। तो बल्क पाउडर है जनरली लेस पोटेंट, याद रखिएगा, लेस पोटेंट जो आप लोगों की मेडिसिन होती हैं, लेस पोटेंट
आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द बल्क पाउडर, ये हमेशा बल्क पाउडर की शक्ल में सप्लाई दी जाती हैं। इनको हमेशा बल्क कंटेनर्स के अंदर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आपके यूजेस में इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो बल्क पाउडर है दे आर अ लेस पोटेंट, यानी कि ऐसे पाउडर्स, ऐसी मेडिसिन जो ज्यादा आपकी डेंजरस नहीं होती क्वांटिटी वाइज। अगर बाय मिस्टेक आपने उनकी ज्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल कर ली किसी भी रीजन की वजह से, तो उससे आपकी हेल्थ पर असर नहीं पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। आपकी हेल्थ जो है वो आपकी स्टेबल रहेगी। तो इस वजह से जो लेस पोटेंट मेडिसिन होती हैं उन्हें ही बल्क पाउडर की शक्ल में ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनल यूज कौन कौन से हैं? तो इंटरनल यूज में उन्होंने लिखा हुआ वाइडली माउंटेड कंटेनर्स, यानी कि बड़े ऐसे कंटेनर जिनका माउथ जो है अब काफी वाइड हो, काफी चौड़ा हो, उन कंटेनर्स में बल्क पाउडर्स को स्टोर किया जाता है। और विद द हेल्प ऑफ द टेबल स्पून आप उसमें से अपना क्वांटिटी पाउडर रिमूव करते हैं और देन उसे यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज है इसके बारे में, ठीक है। देन अब वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि इंटरनल पाउडर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं? द फर्स्ट वन इज अ एंटासिड एंड द सेकंड वन इज अ लैक्सेटिव। एंटासिड उन तमाम सिरप्स को कहा जाता है जो कि स्टमक की एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सिरप जो कि स्टमक की पीएच को स्टेबलाइज करें और स्टमक के अंदर जो बर्निंग सेंसेशन है, आपको दर्द हो रही है, आपका दिल खराब हो रहा है, आपको खट्टे डकार आ रहे हैं, ठीक है, यानी हंगर पैंग्स हैं आपके, इसके अलावा बर्निंग हार्ट है, तो और इसके अलावा नौशिया है, और स्वेलिंग इन स्टमक, या फिर आपकी पेन इन स्टमक, तो जो भी इश्यूज हैं उन सबको काफी हद तक रिजॉल्व जो है वो एंटासिड करते हैं। लैक्सेटिव उन तमाम मेडिसिन को कहा जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसी सिरप्स, ऐसे पाउडर्स, ऐसी टैबलेट्स जो कि स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, दे आर कंसीडर अंडर द लैक्सेटिव्स। एक्सटर्नल यूज ओनली, कुछ ऐसे भी आपके पाउडर्स हैं जो कि बल्क पाउडर में शामिल होते हैं, जिन्हें हम लोग आप लोगों की एक्सटर्नल यूज में इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल यूज मीन कि आपकी इंजरी है, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपके कोई कट्स हैं, इन्फेक्शन हो चुकी है, इसके अलावा आपकी बॉडी पे जख्म हो चुके हैं, उनके लिए हम लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल यूज में आपके डस्टिंग पाउडर्स आते हैं जो कि आप लोगों के एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट, तो इन सब के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्प्रेस की शक्ल में भी पाउडर यानी एरोसोल की शक्ल में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो आपका ये हुआ था बल्क पाउडर। अब डिवाइडेड पाउडर के बारे में बात करते हैं कि डिवाइडेड पाउडर आप लोगों की एक और कैटेगरी है जिनके अंदर आप लोग अपनी मेडिसिन को दिन में 3 दफा, 2 दफा, 1 दफा उसकी बेसिस पर डिवाइड करते हैं, यानी सिंगल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वो जो अपनी ड्रग्स हैं उन्हें पुड़ियों की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें लिखा भी हुआ है छोटे छोटे पेपर्स के अंदर, उन्हें प्लेस कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें फोल्ड करके रख दिया जाता है ताकि एक पुड़ी आप खोलें और उसमें मौजूद जितना भी पाउडर है आप उसे यूज कर लें, ठीक है। इसकी एग्जांपल है एनाजेसिक्स एंड ओआरएस। एनाजेसिक्स इस दुनिया में उन तमाम मेडिसिन को कहते हैं जो कि पेन किलर्स होती हैं, जैसे पैनाडोल, डिस्प्रिन, डिक्लोरान, एनसेड जो कि दांत की दर्द के लिए गोली खाते हैं, वोल्ट्रा, डिक्लोफेनिक सोडियम का ब्रांड बता रहा हूँ, इसके अलावा फेल्डीन है, ब्रिक्सिन है, वेलजेसिक है, डायाजेसिक है, न्यूब्रोल फोर्ट है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपके बेसिकली पेन किलर, एंटीपायरेटिक और आप लोगों के एनाजेसिक्स के, ये सब मेडिसिन एनाजेसिक्स कहलाती हैं।
और ORS ओरल हाइड्रेटेड सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को खत्म करके आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को फ्रेश करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम नमकियात को, लेवल को, आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं ताकि आप अनकॉन्शियस होके ड्रॉप ना हो जाए, हेल्दी फील करें और अच्छा फील करें। तो आज आपने अपने पाउडर से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलूंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ग्रेन्यूल्स पाउडर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन पाउडर एक होमोजीनियस और एक बहुत ज्यादा फाइनली डिवाइडेड और बहुत स्मूथ मटेरियल को कहा जाता है। लेकिन ग्रेन्यूल्स ऐसे नहीं होते, ग्रेन्यूल्स क्वाइट बी डिफरेंट, बट इसको हमेशा पाउडर से ही बनाया जाता है। तो ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड सब्सटेंस, यानी कि ग्रेन्यूल्स जो हैं वो पाउडर सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। The particles of which are made to aggregate by the addition of the solvents or the binder agents or by some other means। अब इसका मतलब क्या है? आपने अपनी जो मेडिसिन हैं वो पाउडर की शक्ल में ले ली। पाउडर की शक्ल में लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उसके अंदर कोई ना कोई लुब्रिकेंट, कोई ना कोई उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जैसे ही आप उसके अंदर लुब्रिकेंट या सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो बेसिकली गीला हो जाएगा। अब उसके बाद आप उसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी फुटकरियों की शक्ल में आ गया है। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेन्यूल्स। ठीक है, चलिए इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में आटा, आटा सबने देखा है। आप आटे को देखेंगे तो जब वो ड्राई होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा होमोजीनियस, आपको उसके अंदर गंदम वगैरह कहीं नजर नहीं आती। वो इतना ज्यादा स्मूथ और इतने अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड किया गया होता है। देन आप उसको क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आप उस आटे को मिक्स करते हैं तो वो छोटी छोटी फुटकरियों में आ जाता है। मजीद थोड़ा सा और पानी डालते हैं तो वो और ज्यादा, तो अल्टीमेटली वो एक डो की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी पानी डालते रहे। ग्रेन्यूल्स भी इसी तरह ही बनते हैं। बेसिकली ग्रेन्यूल्स पाउडर से बनेंगे, पाउडर बिल्कुल ड्राई होगा, कोई लुब्रिकेंट कोई सॉल्वेंट हम उसमें ऐड करेंगे, देन वो एक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली बाद में आप उसके से उसमें से उसको ड्राई करेंगे और उसको बाद में यूज करेंगे। तो ग्रेन्यूल्स ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स आप लोगों के पाउडर से बनाए जाते हैं और बेसिकली एड अप किए जाते हैं और देन में छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दे आर जनरली इरेगुलर शेप, ये जनरली इरेगुलर शेप के होते हैं। आप ये कभी भी नहीं कह सकते ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रॉपर वन शेप के होंगे। जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं, नो, ग्रेन्यूल्स आपके कोई स्फेरिकल हो सकता है, कोई आपका इरेगुलर हो सकता है, कोई क्यूबिक शेप। क्योंकि जब ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं या उसमें सॉल्वेंट मिक्स किया जाता है तो मिक्सिंग करते हैं, इरेगुलर पैटर्न पे मिक्सिंग करते हैं, तो कोई किसी शेप में बन जाता है, कोई किसी शेप में बन जाता है। लेकिन आप स्फेरिकल शेप के ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको प्रिपेयर करने का मेथड इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड दे आर द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स। बहुत सारी टैबलेट ग्रेन्यूल से भी बनाई जाती है। कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं वो कभी भी टैबलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जब उन्हें पंच किया जाता है ना, पाउडर इतना स्मूथ होता है कि वो पंचिंग के बाद टैबलेट बनता ही नहीं है। तो फिर हमें पहले उन्हें ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं, उस ग्रेन्यूल्स के हम टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बड़ी। एफरवेसेंट क्या होता है? दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जब आप उसे पानी में डालें और पानी में डालने के बाद वो बुलबुले बनाए, और वो तमाम मेडिसिन एफरवेसेंट कहलाती हैं। जैसे कि CAC 1000 की गोली पानी में डालते हैं, वो बुलबुले बनाती है, डिजोल्व हो जाती है, उसका सोल्यूशन बन जाता है और आप पी लेते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट। इनो आप पीते हैं, पानी में डालते हैं, उसके बुलबुले बन जाते हैं, एफरवेसेंट जो है वो ग्रेन्यूल्स है उसके। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास सिट्रस सोडा होता है, वो भी ग्रेन्यूल्स, वो पाउडर में है। पाउडर तो नहीं कह सकते, इस क्वाइट बी आल्सो ग्रेन्यूल्स टाइप, उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जिस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो पाउडर शक्ल में हो, चाहे वो ग्रेन्यूल्स की शक्ल में हो, चाहे वो टैबलेट की शक्ल में हो, अगर उसे पानी में डाला जाए और वो एफरवेसेंट यानी बुलबुले बना दे और वो उसकी गैस बने उसकी, तो दिस दिस टाइप ऑफ
दी मेडिसिन आर कॉल्ड एफरवेसेंट, उसे एफरवेसेंट कहते हैं। अब हम एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे आर कंटेन, डेफिनेटली इनके अंदर मेडिकल एजेंट होता है जिसे ड्राई करके इनके अंदर मिक्स किया जाता है। इसके अलावा एफरवेसेंट मेडिसिन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड या टार्टेरिक एसिड 100% ऐड किया जाता है। स्टमक की एसिडिटी के लिए भी आप लोग एफरवेसेंट का इस्तेमाल, एफरवेसेंट टैबलेट्स का ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनो पीते नहीं है, जब बहुत ज्यादा आप खाना खा लेते हैं किसी शादी पे तो फिर आप इनो का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपके जो स्टमक की एसिडिटी है उसे स्टेबलाइज कर सके। तो दोबारा से जितने भी एफरवेसेंट मेडिसिन होती हैं उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड कंपल्सरी ऐड किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, और शायद आपको ये पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब आप किसी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमेशा वाटर बनता है, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड इज अ एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस। जब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो आपके सोडियम सिट्रेट के साथ साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बबल्स की शक्ल में निकलेगी, इसलिए इस तरह की मेडिसिन को हम एफरवेसेंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट सारा कार्बन डाइऑक्साइड का, जो बुलबुले बनाती है तो उन्हें एफरवेसेंट कहा जाता है, जिससे तमाम के तमाम वो गैस होती है वो वहां से रिलीज करती है, वो ड्रग जल्दी डिसॉल्व होती है और उसका थेराप्यूटिकल इफेक्ट जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो ग्रेन्यूल्स भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैबलेट्स का। टैबलेट्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म। टैबलेट्स क्या होती हैं? टैबलेट्स आपकी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं ऑफ medicinal substance usually prepared with the help of the pharmaceutical adjuvants यानी कि excipients। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप बात करते हैं टैबलेट्स की तो टैबलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास केमिकल्स नहीं मौजूद होते, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट। चलिए जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास है पैनाडोल। पैनाडोल की टैबलेट अभी अभी आपने ध्यान से पढ़ी हो तो पैनाडोल की टैबलेट पे लिखा होता है 500 मिलीग्राम। इट्स मीन दैट कि उस ड्रग के अंदर, उस टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम पैनाडोल मौजूद है, यानी पैरासीटामोल मौजूद है। अगर आप उसे क्वांटिटी वाइज देखेंगे 500 मिलीग्राम तो वो तो बहुत कम क्वांटिटी बनती है, लेकिन वो टैबलेट तो इतनी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि उस टैबलेट के अंदर बहुत बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स या केमिकल्स ऐड अप करके जो उस टैबलेट को प्रॉपर शेप देते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं और आसानी से वो हमारे जिस्म में जाके डिसॉल्व हो जाए। इन सब के बारे में हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स ऐड करते हैं। चलिए इसकी छोटी सी एग्जांपल फिर देता हूँ आपको। आप लोगों ने कोई सालन बनाना, जैसे कि आपने बनाना है मटर कीमा। मटर कीमे हम, हमारे घर में कोई आता है तो पूछता है आपने क्या बनाया हुआ है, हम उन्हें कहते हैं मटर कीमा बनाया हुआ है। क्या हम ये कहते हैं हमने अदरक मिर्चें धनिया लहसुन प्याज, देन उसके अंदर वो जो आपकी मिर्चें सारी डलती हैं, मसाले गरम मसाले डलते हैं, ऑयल डलता है, पानी डलता है, टमाटर डलता है, हमने ये कहा हम इन सब के नाम लेते हैं? हम सिर्फ उसमें मेन इंग्रेडिएंट का नाम लेते हैं, विच इज आपका कीमा एंड आपके मटर। इसके अलावा हम किसी और चीज का नाम नहीं लेते। इसी तरह जब भी हम कोई मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उस मेडिसिन को प्रॉपर शेप देने के लिए, उस मेडिसिन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस मेडिसिन को बॉडी में प्रॉपर टाइम पे डिसॉल्व यानी कि शामिल होने के लिए हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को भी उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि वो टैबलेट प्रॉपर शेप ले सके और अपनी शेल्फ लाइफ को इनहेंस कर सके। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बेतहाशा मेडिसिन ऐसी हैं जो कराची बन रही है। अब कराची से लाहौर का जो सफर है मोटरवे ने 17 घंटे का कर दिया, वरना अदरवाइज 22-24 घंटे का था। चले जी 17 घंटे ही सही, 17 आवर्स तक वो टैबलेट ट्रेवल करेगी आपके कराची से लाहौर। यहाँ पर वो ड्रग आएगी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर उसे उस ट्रक से अनलोड करेगा, उठाएगा, रखेगा, फेंकेगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा। उसके बाद वहां से जाएंगे आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो उस मेडिसिन को परचेज करके, या फिर सप्लायर्स जो होते हैं वो फार्मेसी से ऑर्डर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, उससे मेडिसिन उठाएंगे और अगेन वो डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा, वो सप्लायर उठाएगा। सप्लायर बाइक पे आ रहा है, टोए टिब्बे आ रहे हैं, ठक ठक कभी इधर लग रहा है कभी उधर लग रही है, टैबलेट तो हिल रही है, डैमेज भी हो सकती है। उसके बाद वो आएगी हमारी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे,
वो उसे उस उतार रहा है, रख रहा है, उसको रैंक में लगा रहा है, फिर वो घर वालों को मिल, फिर हम जो जो हम लोग हैं यानी कि जो कस्टमर्स है, वो जाएंगे, वो उसे खरीदेंगे, उसको फिर शॉपर में डाला है, वो जा रहा है, बच्चा है छोटा, वो उसे घुमा रहा है, कभी उसे उधर कर रहा है, कभी वो घर आएगा, अम्मी ने उसको टोकरी में रख दिया या बास्केट, मेडिसिन बास्केट में रख दिया, कभी वो उठवा के उधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहे हैं, कभी उसको। तो बच्चे आपको सोचे इतनी ज्यादा उसके प्रेशर उस मेडिसिन पे होता है, क्या वो मेडिसिन जब आप उसको निकाल के खाते हैं वो टूटी होती है, वो क्रैक्स वाली होती है, वो भुरभुरी हो जाती है, वो खराब होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है उस मेडिसिन को अपनी शेप मेंटेन करने के लिए, अपने फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए वहां पर उसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। वो केमिकल्स बेसिकली इन तमाम चीजों के लिए होते हैं ताकि वो ड्रग हमेशा खूबसूरत अंदाज में पेशेंट तक पहुंचे और पेशेंट उसे आसानी से इनटेक कर सके। अगर वो टूटी होगी, वो खराब होगी, वो भुरभुरी होगी, वो प्रॉपर शेप में नहीं होगी, तो पेशेंट कभी भी उस ड्रग को नहीं लेगा, क्योंकि उसके माइंड में होगा कि ये खराब हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुकी है, ये टोटल अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, ये लोकल कंपनी की है, या इसमें कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, अगर मैंने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो मैं बीमार हो जाऊंगा मजीद। और आपकी बीमारी आदि आपकी माइंड के साथ लिंक करती है। अगर आप मेंटली तौर पर उस चीज को सोचेंगे तो डेफिनेटली आप बीमार हो जाएंगे, और अगर आप मेंटली तौर पे नहीं सोचेंगे तो आप हेल्दी, फिट और एक्टिव रहेंगे। इसलिए पेशेंट जो हैं वो ज्यादातर साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो टैबलेट्स जो हैं, टैबलेट आप लोगों की एक डोसेज फॉर्म है जो कि मेडिसिनल सब्सटेंस को अपनी बॉडी में रखती हैं, और इसके अलावा बेतहाशा फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड अप किए जाते हैं। टैबलेट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? इंटेंडेड फॉर द ओरल, बकल, विजाइनल एंड रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट एक ऐसी हैं जिन्हें ओरली हम इस्तेमाल करते हैं। बकल, कहीं ना कहीं पर एक चीज याद रखिएगा, बकल रूट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओरल रूट को ही कहते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको सबलिंगुअल रूट भी कह सकता हूँ, यानी जबान के नीचे रखने वाली गोलियां। हमारे पास मार्केट में है एंजीसिड है, हमारे पास कैप्टोपिल है, हमारे पास दीज आर द टैबलेट्स जो कि आपकी जबान के नीचे यानी अंडर टंग प्लेस की जाती है, रखी जाती हैं, और ये हमेशा हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर इन कंडीशंस में, या फिर आपको दिल का कोई मसला है, एंजाइना पेक्टोरस है, तब आपको एडमिनिस्टर की जाएगी। विजाइनल एंड रेक्टल रूट्स भी आपकी होती हैं। विजाइनल रूट्स फीमेल रूट्स हैं, जहां पर कोई इन्फेक्शन है, लोकली हम लोग मेडिसिन इंसर्ट करके उस एरिया की इन्फेक्शन को, उस एरिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और रेक्टल रूट से भी हम लोग ये मेडिसिन मेल और फीमेल दोनों में इंसर्ट कर सकते हैं। टैबलेट्स रूट्स को बनाने का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है हम टैबलेट रूट्स को बनाते हैं? इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसे बड़ी आसानी से आप एडमिनिस्टर यानी कि अपनी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं, यानी कि स्वालो निगल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट ज्यादातर टैबलेट रूट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि आसानी से इसे इनटेक करना होता है। एंड द सेकंड वन इज अ एक्यूरेट डोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैबलेट के अंदर आपको हमेशा डोज एक्यूरेट मिलती है। आपको पता है कि आपने एक गोली सुबह खानी है, एक दोपहर को खानी है, एक शाम को खानी है। हर एक टैबलेट के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक ही केमिकल्स एक ही मिकदार में रखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि हमारी हर टैबलेट स्टैंडर्ड होती है। लेकिन अगर आपके पास वही मेडिसिन सिरप की शक्ल में है, पाउडर की शक्ल में है, ग्रैन्यूल शक्ल में है, और बल्क ग्रैन्यूल है, बल्क पाउडर की शक्ल में है, और आपको कहा जाता है सुबह शाम दोपहर आपने एक एक चम्मच लेना है, आप कभी चम्मच बहुत ज्यादा भर लोगे, कभी चम्मच कम कर लोगे, कभी चम्मच दो पी लोगे, तो क्या वहां पर आपकी ड्रग की स्टैंडर्ड रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। तो इस तरह आपकी टैबलेट की एक ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि ये एक्यूरेट जो है इसके स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो एक्यूरेट डोज जो है वो आपकी बॉडी में जाएगी हर टाइम। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि अनप्लेजेंट टेस्ट होती हैं, यानी कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता,
वो आपकी रफ टेस्ट की होती हैं, यानी कि वहां पर आप कड़वी है। जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपकी पैनाडोल। आप लोगों ने पैनाडोल खाई होगी। पैनाडोल जो है अगर थोड़ी देर भी जबान पे रुक जाए, वो पूरा मुंह कड़वा कर देती है, और वो बड़े टाइम के लिए कड़वा कर देती है। इसके साथ साथ आपने ब्रूफिन भी कभी खाई होगी। ब्रूफिन जब आप खाते हैं और आप उसको कभी हल्की सी अपनी जुबान के ऊपर रखें तो वो मीठी लगती है। तो ये भी टैबलेट में फायदा है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, केमिकल की बेसिकली, या ये टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत इरिटेंट है, करवा है, और पेशेंट ओरली उसे नहीं ले सकता, तो आप उसके ऊपर शुगर फिल्म कोटिंग कर सकते हैं, ताकि उसका वो जो बुरा सा टेस्ट है या ये सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। फोर्थ पॉइंट में, दे आर अ ड्राई और अ मोर स्टेबल देन टू द लिक्विड प्रिपरेशंस। बच्चे, लिक्विड प्रिपरेशन से ज्यादा बेस्ट है ओरल ये टैबलेट्स फॉर्म। क्यों? लिक्विड प्रिपरेशंस में मौजूद होता है मॉइस्चर, पानी। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसे हैंडल करना, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, और वो टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और लेकिन टैबलेट्स इनसे बहुत बेहतर होती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, एडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट्स का। The deteriorations of the medicine due to the environmental factor is a less in tablet form. टैबलेट फॉर्म लाइट और ऑक्सीजन की मदद से डिटोरियोरेट यानी डैमेज या डिस्ट्रॉय बहुत कम होती है। लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत जल्दी डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती है। टैबलेट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो लाइट और ऑक्सीजन की वजह से जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी वो पानी या मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने वाली होती है, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल है ऑगमेंटन। ऑगमेंटन आपने खाई हुई है, उस देखा होगा कि उसकी बोतल के अंदर सिलिका जेल का छोटी छोटी पुड़िया होती हैं। वो जो सिलिका जेल है वो बेसिकली करती क्या है, वो उस एरिया के अंदर मौजूद जितना वो मॉइस्चर होती है ना, वो उसे कर लेती है अब्सॉर्ब। उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने की वजह से वो टैबलेट खराब नहीं होती। अगर आप उस ऑगमेंटन की बोतल के अंदर से सिलिका जेल निकाल कर फेंक देना, एक हफ्ते बाद आप उसमें से ऑगमेंटन की टैबलेट निकालें, आप जस्ट उसे टच करेंगे वो सारी भुरभुरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो जाती है और वो डेड हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट्स क्या हैं? तो जो छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे अभी अनकॉन्शियस होते हैं, वो अनकॉन्शियस कह रहा हूँ, यानी इतने मेच्योर नहीं होते। उनको टैबलेट्स देते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन्हें हम सिरप में रखते हैं। वो लिक्विड होता है, उसमें मीठा बहुत ज्यादा डाला, फ्लेवर डाले होते हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है। बूढ़े लोग गोलियां खा खा के उकता चुके होते हैं, तो इसलिए वो इस रूट को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी हम बूढ़े लोगों में भी चला लेते हैं ये रूट। एक और है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई। ये सारी टैबलेट्स पे नहीं है। जो टैबलेट नॉर्मल प्रोसीजर से बन रही है, सारी जिंदगी बन रही है, वो तो बहुत सस्ती है। लेकिन आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, सस्टेन रिलीज, ठीक है, या फिर इंटेरोकोटेड, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो वहां पर ये वो एक्सपेंसिव है। सदीक साहब रिकॉर्डिंग एंड करें। अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स की बेतहाशा टाइप्स हैं, जिन्हें हम लोगों ने हम बनाने अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग हमने इसे क्लासिफाई किया हुआ है कि हम टैबलेट्स बना किस किस अंदाज में रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ऐसी टैबलेट्स जिन्हें सिंगल पंच के साथ बनाया जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई कोटिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, इस तरह की टैबलेट्स को कंप्रेस टैबलेट कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने का। The, these are the tablets that are made up of single compression and in addition to the medical agent containing lubricant, binder, disintegrant, diluent, colorant and flavorant. अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपने वर्ड सुने हैं ना, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब होता है किसी भी देखें, बेसिकली जब हम टैबलेट की बात करते हैं तो वो टैबलेट बनती पाउडर से। अब पाउडर को एक टैबलेट की शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हैं,
उसमें एक है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बेसिकली उस टैबलेट को स्मूथ करती है ताकि वो प्रॉपर शेप में है। ड्यूरिंग पंच, जब उस पे मशीन पंच मारती है, उसके ऊपर कोई क्रैक्स, कोई कट्स, कोई उसकी चीज कॉर्नर्स एजिस टूटे ना। लुब्रिकेंट का ये काम होता है, स्मूथ रखना पंचिंग को। बाइंडर्स क्या होते हैं? बाइंडर बेसिकली वो चीज है जो बेसिकली उस तमाम पाउडर को जोड़कर टैबलेट की शक्ल में कन्वर्ट करती है ताकि वो टैबलेट की शक्ल में होल्ड रहे। बाइंडर जितना अच्छा होगा, वो जितने मर्जी आप झटके लगा लें, जितनी मर्जी आप उसको फोर्स लगा लें, वो टैबलेट नहीं टूटेगी। जैसे मैंने ये अभी आपको कराची से लाहौर तक का और आपके घर तक मेडिसिन आने का वाकया सुनाया। डिसइंटीग्रेट वो केमिकल्स होते हैं जब टैबलेट आपके जिस्म में चली जाती है और एक स्पेसिफिक टाइम लाइक विद इन एन हाफ एन आवर बाद उस ड्रग ने टूटना जरूरी है। अगर वो ड्रग टूटेगी नहीं, वो आपके पाउडर्स में दोबारा आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो ड्रग अब्सॉर्ब नहीं होगी। अब्सॉर्ब नहीं होगी तो ब्लड में नहीं आएगी, ब्लड में नहीं आएगी तो सेल में नहीं जाएगी, सेल में नहीं जाएगी तो कभी भी थेराप्यूटिकल इफेक्ट आपको उस टैबलेट का नहीं मिलेगा। इसलिए डिसइंटीग्रेंट्स का होना कंपलसरी है। इसके बाद है डाइलुएंट्स। डाइलुएंट्स भी वही अगेन बात है, सॉफ्टनेस और उसकी स्मूथनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कलरेंट, आपके पास पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस तरह की कलर्स में मेडिसिन आती हैं, तो कलरेंट आपकी मर्जी से आप डाल सकते हैं। एंड द फ्लेवरेंट, अगर आपकी वो बहुत कड़वी है तो आप उसके ऊपर फिल्म कोटिंग कर दें, शुगर कोटिंग कर दें। ठीक है, आप बच्चों के लिए सिरप्स बना रहे हैं, बच्चों के लिए टैबलेट्स बना रहे हैं, तो उस टैबलेट की स्मेल गंदी है, उसके लिए फिर फ्लेवर डाल देते हैं ताकि इसकी स्मेल अच्छी लगे, ऐसे लगे लाइक अ जेली। ठीक है, तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है पेनाडोल, जिसका केमिकल नेम है पैरासीटामोल। डिस्पनिन इज अ ब्रांड और उसका केमिकल नेम है एस्प्रिन। तो ये आपके सिंगल कंप्रेशन है और ये वन ऑफ द फेमस तरीन आपका मेथड है टैबलेट में टैबलेट बनाने का, और ये सस्ता तरीन है, चीपेस्ट मेथड। सेकंड आपके जो आपकी टाइप्स है टैबलेट की, वो है मल्टीपल कंप्रेशन मेथड। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट सुने ध्यान से, ये होती क्या है? मल्टीपल जो कंप्रेशन मेडिसिन होती है ना बच्चों, इस मेडिसिन के अंदर ये चीज है कि आपने एक थोड़ी सी मेडिसिन ली और उसके ऊपर ये जो आपने अभी सुना है ना, लुब्रिकेंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, कलरेंट, फ्लेवरेंट, इसकी एक आपने पतली सी लेयर चढ़ा दी उसके ऊपर, उस मेडिसिन के ऊपर। फिर उसके ऊपर एक और मेडिसिन की आपने लेयर चढ़ाई। मैं जरा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब ये देखें, ये मेडिसिन है, इसके गिर्द आप लोगों ने ये लुब्रिकेंट डाइलुएंट की एक लेयर चढ़ा दी। फिर ये मेडिसिन है, ये डॉट्स में जो लगा रहा हूं ना, ये मेडिसिन है, इसके ऊपर आपने एक और लेयर चढ़ा दी। फिर ये मेडिसिन है, ये डॉट्स मेडिसिन है, और फिर आपने एक और लेयर चढ़ा दी। अब आप लोग इसे इनटेक करवाएंगे। अब आप जैसे इसकी गोली खाई, सुबह जैसे ही आपने गोली खाई, गोली ने सबसे पहले क्या काम किया, आपकी ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये जो पहली लुब्रिकेंट की बाहर वाली लेयर है, इसे खत्म किया और दवाई एक्सपोज हो गई और दवाई ने अपना असर दिखा दिया। ये हुआ सुबह के टाइम। तकरीबन 6 घंटे बाद ये दूसरी आपकी लेयर, ये वाली जो दूसरी लुब्रिकेंट की लेयर थी, ये टूटी, दवाई एक्सपोज हुई, दवाई ने अपना असर दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा तीसरे टाइम, यानी कि तीसरी फिर 6 घंटे बाद आपकी ये तीसरी लेयर टूटी और फिर दोबारा आपकी ये अंदर वाली मेडिसिन एक्सपोज हुई। यानी कि पूरे दिन में आपने सिर्फ एक दफा गोली खानी है जो सुबह के टाइम खानी है, और उसके बाद आपको ये पूरे दिन में हर 6-6 या 8-8 घंटे बाद ये दवाई रिलीज होती रहेगी और आपके जिस्म में असर दिखाती रहेगी। इसे कहते हैं सस्टेन रिलीज मेडिसिन, सस्टेन रिलीज मेडिसिन। और यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, यानी ऐसे टैबलेट जिन्हें मल्टीपल टाइम कंप्रेस किया जाता है या जिनके ऊपर मल्टीपल लेयर टैबलेट, ठीक है, ये जिस तरह की टैबलेट्स होती हैं उनको काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों का? ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसरिंग पे इसमें जाके हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, तो ये है और ये एक्सपेंसिव है। ये वाली टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। इट्स एक्सपेंसिव मेथड, क्योंकि इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। जब न्यू टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट्स भी आपके पास होती हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत इरिटेट हो करती हैं ओरल रूट से, वो आपकी ओरल रूट के लिए बेस्ट नहीं होती। तो देन हम लोग क्या करते हैं, उनका अनप्लेजेंट टेस्ट है, अनप्लेजेंट उन लोगों की स्मेल है, उन सब कंडीशंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर पॉलीमर्स अप्लाई करते हैं।
जो पॉलीमर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वो पॉलीमर्स हैं जो बेसिकली डिफरेंट टाइप के फ्लेवर, डिफरेंट टाइप के कलर्स, डिफरेंट टाइप की चीजों को रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उनकी एडअप करेंगे उनके ऊपर। जैसे उनके ऊपर एडअप करते हैं, वो बेसिकली उसके फ्लेवर को बेहतर कर देते हैं। जैसे कि वो, अब आपको मैंने इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो दी थी, वो आपको ब्रूफिन की दी थी। तो ब्रूफिन के ऊपर भी होता है, वैसे उस पर शुगर कोटिंग होती है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आप मैक्सिट जो होती है, ये आप लोगों की होती है एक स्पेशल, जिसके ऊपर फिल्म कोटिंग होती है। फिल्म कोटिंग, ये बच्चों, इसका कोई मीठा टेस्ट नहीं होता, बट ये वो कड़वे टेस्ट वाली मेडिसिन को कवर करती है, ताकि वो पेशेंट को फील ना हो कि वो कोई ऐसी मेडिसिन खा रहा है जो बहुत इरिटेंट वाली है, कोई इरिटेट करने वाली मेडिसिन है। इसके साथ ही हमारे पास एक और है जिससे हम शुगर कोटिंग कहते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके ऊपर हम शुगर की कोट करते हैं, उन्हें शुगर कोटेड मेडिसिन कहते हैं। और उनकी बेहतरीन बहुत चीज आना शुरू की हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डिस्परिन की। किसी जमाने में ना डिस्परिन बहुत इस्तेमाल होती थी, क्योंकि डिस्परिन एक ऐसी मेडिसिन थी, पहली बात तो ये पैनाडोल की तरह एक बड़ी फेमस मेडिसिन थी, जो कि आप लोगों की बुखार और जिस्म दर्द और सर दर्द में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। बड़ी एड्स बनी कि जी सर में दर्द हो, दो टैबलेट्स पानी में घोलें और पिए और आपके सर दर्द छू मंतर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ऐसा ही होता था। लेकिन जब एक इंसान ने इसे बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 माह रेगुलर बेसिस पे जब यूज करना शुरू हुआ ना, तो उसे एक बीमारी लगना शुरू हो गई जिसे कहते थे अल्सरेशन, स्टमक अल्सर। डिस्परिन एक ऐसी मेडिसिन थी जो आपके स्टमक में जाती थी और आपके स्टमक की पीएच को कम कर देती थी। यानी कि जब ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली होना शुरू हुआ ना, तो स्टमक के अंदर अल्सर बनना शुरू हुआ। तो पेशेंट ने कंप्लेन करना शुरू की कि मैं इसे 2 साल से खा रहा हूँ तो मुझे अल्सर हो गया है। तो फिर साइंटिस्ट ने इस पे बड़ा सोचा और बड़ा इस पे काम किया। फिर उन्होंने लोगों को मना कर दिया कि आप डिस्प्रिन इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, ये अल्सरेशन करता है। फिर और मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि डिस्प्रिन जो है वो आपकी अस्थमा भी कॉज करती है, तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। अस्थमेटिक पेशेंट को भी डिस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च करते गए तो उन्हें पता चला कि डिस्प्रिन एक ऐसी गोली है कि अगर ये नॉर्मल 300 मिलीग्राम की होती है डिस्प्रिन, अगर इसे आधी कर दिया जाए यानी 150 मिलीग्राम, तो ये एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट रखती है, यानी खून को पतला करती है। अगर इसके अलावा इसे मजीद कर दिया जाए आधा, यानी 75 मिलीग्राम रखा जाए, तो उस पर भी ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती है। तो इसका मतलब है वो पेशेंट जिनके अंदर खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की बीमारी है, जिनकी वजह से उनका ब्लड बहुत गाढ़ा होना शुरू हो गया है और उसकी वजह से हार्ट पे बहुत लोड पड़ रहा है और हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि खून पतला करने वाली दवाई दी, और ये सस्ती थी। लेकिन मसला ये है ना कि डिस्प्रिन तो डिस्प्रिन है, चाहे वो आप उसे पूरी दो, आधी दो या उससे आधी करो, जा तो वो स्टमक में रही है। तो अल्सर तो फिर भी कर सकती थी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि इस मेडिसिन के ऊपर एक लेयर चढ़ाए, जिसका नाम रखा इंटेरोकोटेड टैबलेट्स। ये लेयर क्या करती थी, अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी मेडिसिन स्टमक में आधे घंटे तक रहती है, आधे घंटे बाद वो स्टमक से निकल जाती है और निकलने के बाद वो आप लोगों के इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इनके ऊपर डिस्प्रिन के ऊपर एक लेयर चढ़ाई और वो आधे घंटे 40-45 मिनट तक उसके ऊपर रहेगी। अगर वो आपकी मेडिसिन स्टमक में रहेगी तो वो कभी ओपन ही नहीं होगी, वो मेडिसिन कभी स्टमक में एक्सपोज ही नहीं होगी। जैसे वो इंटेस्टाइन में जाएगी, वो लेयर ऊपर से फट जाएगी। फटने के बाद वो ड्रग वहां से रिलीज होगी, इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्सॉर्ब होगी, ब्लड से आपकी बॉडी सेल्स में आएगी, सेल्स में आने के बाद वो अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट कर देगी। तो ये जो है बड़ा अच्छा काम हुआ। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है लोपरीन। लोपरीन बेसिकली होती है डिस्परीन ही है, पर वो इंटेरोकोटेड शक्ल में होती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं। मैं अपनी मदर को भी यही देता हूँ खाने के लिए।
बकल या सबलिंगुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स भी, वो भी तकरीबन आप लोगों की ऐसी मेडिसिन है जो जबान के नीचे रखी जाती है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है एंजिसिड इज अ ब्रांड, और उसमें नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि आप लोगों के इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है, जब आपको कोई हार्ट अटैक या फिर आप सीने की कोई मसला होता है तब। इसके अलावा ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि आप लोगों के जीआईटी को भी ये डैमेज कर रही होती हैं, या ये मेडिसिन जब आप ओरल रूट से देते हैं, इसने पहले स्टमक में जाना है, स्टमक ने इसको डैमेज करना है, फिर इसने लीवर में जाना है, लीवर ने इसे मेटाबोलाइज करना है, फिर इसने इंटेस्टाइन में आना है, इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब होनी है, ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद आपके सेल में जानी है। बच्चे को इतना लंबा टाइम पीरियड है, बंदा वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा। तो एमरजेंसी, बेसिकली सबलिंगुअल ड्रग्स को भी इमरजेंसी ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स इमरजेंसी में रिजल्ट देती हैं। जबान के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये रैपिडली अब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाके फौरन अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट देती है। ना तो ये स्टमक में जाती है, ना ये लिवर में जाती है, ना इंटेस्टाइन में जाती है, डायरेक्ट ब्लड में जाकर अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करती है। दैट्स वाई इसको इमरजेंसी मेडिसिन भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, यही एग्जाम्पल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं कहीं आएगी। एफरवेसेंट टैबलेट्स, ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि बेसिकली आपके पानी में डाली जाती हैं, और वो मैंने पहले भी बता दिया, इनके बबल्स बनते हैं। बबल्स बनने के बाद ये डिसॉल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद ये आपके उसको हम पी लेते हैं, जैसे कि डिस्प्रिन और CSC 1000 इज अ बिगेस्ट एग्जांपल। चूएबल टैबलेट्स, बहुत सारी ऐसी विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं, मल्टीपल मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स होती हैं, एंटासिड टैबलेट्स होती हैं, जिन्हें चू करके यानी चबा के खाना होता है। बस उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास नहीं है, उनके ऊपर भी कोट चढ़ा दिया जाता है, और ये ज्यादातर स्टमक के लिए दी जाती हैं। बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली हम लोग इसको बना रहे हैं आजकल, जेलीस बना रहे हैं मल्टीविटामिन के लिए, वो बच्चे जिनमें वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है, बच्चों में तो डेफिनेटली काफी बच्चों में होती है, लाइक आयरन और कैल्शियम की। तो उन्हें वो मल्टीविटामिन देना कंपलसरी है, वरना अदरवाइज वो मिट्टी खाएंगे, सिरमट खाएंगे, कली खाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों में ना आयरन और कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, बिकॉज दीज आर द मेटल्स। तो ये स्मेल इन्हें अट्रैक्ट करती है बच्चों को। जी, अब मैंने मिट्टी नहीं खाता, तो दीक्षा मिट्टी नहीं खाते, ठीक है, मदीहा मिट्टी नहीं खाती, या बचपन में हमने मिट्टी नहीं खाई होगी। क्यों नहीं खाई होगी? क्योंकि हमारी बॉडी में हमें तब उस चीज की तलब होती है जब हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होती है। अगर उस चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी, हमें उस चीज की नीड कभी नहीं होगी। अगर आपका स्टमक फुल है खाने से, तो आपके सामने जितना मर्जी खाना पड़ा होगा, आप खाना नहीं खाओगे, क्यों? स्टमक फुल है। इसी तरह यहाँ पर उन बच्चों में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी होती है, दैट्स वाई वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप उनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करेंगे, वो डिफिशियंसी उनकी रिड्यूस या माइनस हो जाएगी, देन वो हर किस्म की प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। तो च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं। सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जो अब ये आपकी, जो कि अभी मैंने बताया ना, जो आप लोगों को कंप्रेस टैबलेट्स का स्टोरी सुनाई थी, वो तकरीबन सस्टेन रिलीज में भी आती हैं। ऐसी टैबलेट्स जो कि मल्टीपल टाइम में रिलीज होती है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देती है, उन्हें सस्टेन रिलीज टैबलेट कहते हैं। डिक्लोरान भी आ रही है, और डिक्लोरान डिक्लोरान का ही ब्रांड है वॉल्ट्रा। वॉल्ट्रा ये बेसिकली सस्टेन रिलीज टैबलेट्स में आ रहा है। उसके अलावा और बेतहाशा सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आ रही है एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट्स, टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड किया जाता है, और ये या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा बहुत सारे इनर्ट सब्सटेंस भी होते हैं। अभी मैं इतने लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, ठीक है, कलरन, फ्लेवरेंट्स और बाइंडर्स, ये जितने भी मैं केमिकल्स के नाम बताता हूँ, दीज आर द इनर्ट। इनर्ट इन्हें क्यों कहते हैं? इनर्ट मीन कि ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो रिएक्टिव नहीं होते, ये रिएक्शन नहीं करते, ये जस्ट उस टैबलेट को शेप प्रोवाइड करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी स्पेसिफिसिटी, शेल्फ लाइफ, उसको इनहेंस करते हैं। अगर आप ये कहें कि ये हमारी बॉडी में जाकर कोई रिएक्शन करेंगे, तो इम्पॉसिबल, ये रिएक्शंस नहीं करते। इसलिए इन्हें एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स कहते हैं, और ये बेसिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, यानी कि नॉन एक्टिव। और एक्टिव सिर्फ कौन से हैं इनके अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो आपकी मेडिसिन होती है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। कौन कौन से केमिकल्स आप इनमें ऐड करते हैं? द फर्स्ट वन इज द डायलुएंट, बाइंडर, डायलुएंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाइंडर बाइंडर भी बता चुका हूँ, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी बता चुका हूँ, लुब्रिकेंट के बारे में, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट।
मेथड कौन कौन से हैं? डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, ड्राई ग्रेन्यूल्स मेथड है और वेट ग्रेन्यूल्स मेथड है। आज के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे टैबलेट कोटिंग मेथड का। ओके जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर ये अक्सर सर दर्द का मसला जिन लोगों को होता है वो ब्रूफीन या डिस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी कोई स्पेसिफिक वजह तो नहीं है? मैंने इस बारे में देखा हुआ है, डेथ किसी वजह से भी हो सकता है, तो मोस्टली लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? ओके सदीक सर, क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है। देखें, जब गैस वगैरह का, अब देखें, गैस डिपेंड करती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी जीआईटी देखनी है कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। अब मुझे गैस का चांसेस नहीं होते, मेरी जीआईटी बहुत अच्छी है। जीआईटी अच्छी का मतलब ये होता है कि आपको दिन में एक दफा एटलीस्ट वॉशरूम आना चाहिए। मैं एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, हाँ 2 दफा भी आ जाए तो डजेंट मैटर, लेकिन 3 दफा नहीं आना चाहिए। 3 दफा आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीआईटी में प्रॉब्लम है, और अगर एक दफा भी नहीं आ रहा तो तब भी जीआईटी में प्रॉब्लम है। एटलीस्ट सिंगल टाइम आपको लाजमी वॉशरूम आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको वॉशरूम आएगा तो आपकी बॉडी से फीसिस एक्सपेल आउट होंगे, तो गैस के चांसेस कम होते हैं। सेकंड वन, अगर आप अपने स्टमक को बहुत ज्यादा खाली रखते हैं तो उससे भी आपके स्टमक के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है, यानी फ्यूम्स बनते हैं। उस वो फ्यूम्स जब बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से आपके होंगे, या कोई ऐसी डाइट है लाइक गोभी है, बहुत सारी ऐसी दालें भी होती हैं जो गैस प्रोड्यूस करती हैं, उसके गैस के फ्यूम्स लगते हैं ब्रेन के साथ। ब्रेन के अंदर जैसे ही फ्यूम्स लगते हैं जिससे इरिटेशन स्टार्ट होती है और हेडेक, क्योंकि वो बेसिकली वो फ्यूम्स आपके ब्रेन में जाकर ब्लड प्रेशर राइज करते हैं। ब्लड प्रेशर राइज होते ही आपके वहां पे प्रोस्टाग्लैंडीन एक केमिकल है जो कि पेन कलर होता है, वो पेन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस होता है, सर में दर्द होती है। गैस की कंडीशन में जब तक आपको वॉमिट नहीं आएगी, आपका स्टमक खाली नहीं होगा, आपका स्टमक नीट नहीं होगा, तब तक आपको वो दर्द रहेगी। जैसे ही आपको वॉमिटिंग आ जाती है, आपकी फौरन गैस बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है, आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो आपको सर दर्द है तो वो बहुत सारे लॉजिक्स हैं, उसमें आप लोगों का डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन हेडिक हो सकती है, आपको क्लस्टर हेडिक हो सकती है। तो वो वेरी करता है, और बास लोगों में जो है ज्यादातर वो बहुत ज्यादा गर्मी हीट की वजह से भी या भूखा रहने से भी उनको हेडिक होना शुरू हो जाता है। तो आप पहले उसकी एग्जैक्ट कॉज फाइंड आउट करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। अब आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपको हेडिक है या मिग्रेन है। मिग्रेन कहते हैं आधे सर की दर्द को। तो अब वो आपको, हाँ वो है तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होगा, सिंपल हेडिक है तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होगा, ब्लड प्रेशर की वजह से हेडिक है उसका ट्रीटमेंट अलहदा होगा, गैस की वजह से हेडिक है तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि वेरिएशन, लेकिन सबसे कॉमनली हम प्रेफर पहले करते हैं पैनाडोल। पैनाडोल से अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है अब इस पेशेंट को क्या है। अगर पैनाडोल आपको फर्क डाल देती है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल हेडिक थी, अब आपको कोई डिजीज एसोसिएटेड हेडिक नहीं है, क्योंकि हेडिक इज नॉट अ डिजीज, ये एक साइन एंड सिम्टम है जो कि किसी भी बीमारी की वजह से आ सकता है। ये इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज। हाँ मिग्रेन इज अ डिजीज जो, लेकिन हेडिक इज नॉट अ डिजीज। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है आज के सर टॉपिक से? जी जी जी, मदीहा। जी सर, आपने जो लोप्रिन और डिस्प्रिन का बताया था, लोप्रिन पे कोटिंग होती है, वो कितनी देर में स्टमक में डिजोल्व होती है, इसके बारे में दोबारा बता दें। मदीहा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोप्रिन, जो इंटेरोकोटेड टैबलेट्स है ना, इंटेरोकोटेड यानी लोप्रिन, वो कभी भी स्टमक में ओपन हो ही नहीं सकती। क्योंकि क्योंकि स्टमक के अंदर ओपन होकर वो स्टमक को खराब कर रही है, इसलिए तो उसे इंटेरोकोटेड किया गया। अगर वो स्टमक में ही ओपन होनी थी तो हमें क्या जरूरत है उसके ऊपर इंटेरोकोटेड करने की, यानी कि एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाने की और वो टेक्नोलॉजी लाने की, और उस पर वो ड्रग एक्सपेंसिव हो जाती है। वही डिस्प्रिन का पत्ता जो आपको 15 रुपए में मिल जाता है, लोप्रिन का, लोप्रिन के अंदर भी तो डिस्प्रिन ही है ना, उसका पत्ता आपको कहीं मिलेगा 50 रुपए का। अब कितना डिफरेंस निकल आया बीच में, 35 रुपए का डिफरेंस निकल रहा है। अब गरीब लोग नहीं ले सकते, लेकिन उनको ये नहीं पता ये न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया, इसके ऊपर जो एक्सपेंस इंडस्ट्री का आया है वो ज्यादा, इसलिए उसने से महंगी रखा हुआ है। वरना उसे क्यों, उसे क्या जरूरत है उसे महंगी करने का, उसे पता मार्केट में मेरी मेडिसिन तो चल ही बड़ी रही है।
तो अब ये है कि मिनिमम कोई भी टैबलेट, कोई भी फूड पार्टिकल्स आपकी स्टमक के अंदर जो सॉलिड है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वो 45 से 1 आवर तक रहता है, और जो लिक्विड है वो हाफ एन आवर तक आपके स्टमक में रहता है। उसके बाद वो वहां से रिलीज होकर इंटेस्टाइन में आता है। अब भी, अब उन टेरोकोटिड को जो कोट किया गया होता है उसे इस अंदाज में किया गया होता है कि ये टैबलेट ने इतने टाइम स्टमक में रहना है, यानी फॉर एग्जांपल 1 आवर। वो 1 आवर तक वो टैबलेट कभी भी वो टेरोकोटिड लेयर फटेगी नहीं। वो फटेगी तब जब वो ड्रग इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन में जाते ही वहां से बेसिक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे, तो वो ड्रग, वो जो लेयर है वो टूट जाएगी और ड्रग रिलीज होगी और इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाएगी। तो ये तकरीबन जो सॉलिड चीजें हैं वो 1 आवर तक माइंड में रखें, आपके स्टमक में रहती हैं। और इंटेरोकोटिड कभी भी स्टमक में ओपन नहीं होती, कभी भी नहीं होती, वो आपकी आपकी इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है, और लिक्विड हाफ एन आवर तक आपके स्टमक में रहता है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के टॉपिक समझ आया बच्चों को? सबको साथ साथ अपनी बुक्स पे पढ़ा करें, ध्यान से देखा करें, बुक्स ली है। GCR क्वेश्चन करें। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो सर, आज 10 बजे क्लास स्टार्ट जी होगी। मैं जी समझा शायद जी जी बिल्कुल। 11 बजे रखी है, मैंने लेट ज्वाइन कोई की। बात नहीं बच्चे, हो जाता है। जी जी। सर डाइक्लो से भी स्टोमक खराब होता है, ज्यादा देर तक डाइक्लोफेनिक खाते रहे तो उस वजह से स्टोमक खराब हो जाता है, उसकी क्या रीजन है? दोबारा क्वेश्चन की कौन सी ड्रग बोली आपने? डिक्लोफेनिक सोडियम? डाइक्लोफेनिक। ओके ओके। जी सर। जी बच्चे, हो सकता है एक जिंदगी भर आपने सब बच्चों ने याद रखनी है, इस दुनिया में जितने भी पेन किलर्स हैं, चाहे वो डिक्लोफेनिक सोडियम है, चाहे वो पायरोक्सिकैम है, चाहे वो आप लोगों की पेनाडोल है, चाहे वो आपकी डिस्प्रिन है, बहुत बेतहाशा है, मैं उनके नाम सिर्फ बोल रहा हूँ जो आपको पता है। इस दुनिया में जितने भी पेन किलर्स खाते हैं वो सारे के सारे पेन किलर्स आपके स्टमक को डैमेज करते हैं, कोई ज्यादा करता है तो कोई कम करता है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी हड्डी टूट गई या उसको कोई चोट लग गई है, और वो कंटिन्यूसली पेन किलर्स खा रहा है, चाहे वो डिक्लोफेनिक सोडियम खा रहा है तो चाहे वो पैनाडोल खा रहा है, वो कंटिन्यूसली खाई जा रहा है, यानी कि तकरीबन कोई 6 महीने से खा रहा है। जो पेन किलर्स होते हैं ना, वो आपके स्टमक में जाकर आपके स्टमक की म्यूकस की लाइनिंग, म्यूकस 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 जो आपके स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, उसकी प्रोडक्शन ब्लॉक करता है, जिससे म्यूकस बनना बंद हो जाती है। जब आप दवाई खाते हैं आपके उस, और एसिड भी प्रोड्यूस होता है, वो एसिड जाके डायरेक्टली आपके स्टमक को लगता है, जिससे बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, और आपके स्टमक में अल्सर होना शुरू हो जाता है, जख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी डिक्लोफेनिक सोडियम ज्यादा देर के लिए रिकमेंड की जाए, तो उसके साथ मिजोप्रिस्टोल, मिजोप्रोस्टोल एक केमिकल है, वो दिया जाता है, जो कि आपके स्टमक प्रोटेक्टिव है, वो आपकी म्यूकस की प्रोडक्शन बनाता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो, और आपकी ये डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से आपके स्टमक में कोई खराबी पैदा ना हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आपको ये पता था ऑलरेडी। यार क्वेश्चन बड़ा वैलिड आपने पूछा है। जी सर, ऐसे एंटीबायोटिक्स भी स्टोमक डिस्टर्ब करते हैं? बिल्कुल करती हैं, एंटीबायोटिक भी करती हैं, एंटीबायोटिक भी करती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक क्योंकि हम इतनी प्रोलॉन्ग देते नहीं है, इस वजह से जी बचत हो सकती है। लेकिन मसला है, अगर उस पेशेंट की ऑलरेडी एंटीबायो उसका स्टमक खराब है ना, फिर साथ उसको देनी पड़ती है स्टमक स्टेबिलिटी वाली वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसे आप राइजिक बोलते हो, ओमेगा बोल रहे हो, ठीक है, ये आप साथ देते हो। जी जब जी। आपको डाउट होना कि यस आपने सर। किसी इंसान को प्रोलॉन्ग पेन किलर्स या एंटीबायोटिक देनी है, तो आपको साथ ही ऐड करनी पड़ती है एडजेक्टिव थेरेपी में। साथ वेरी में। गुड। सीआर अपनी प्रैक्टिस कंफर्म कर रहा है, जबरदस्त बच्चे। जी सर, ऐसे हाथ में देता हूँ मैं इसको, मैगा वगैरह। अच्छ- बहुत अच्छी बात है, और बड़ा अच्छी है, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। देखो आपको माशाल्लाह नॉलेज है इन चीजों के बारे में, आपके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको नॉलेज नहीं थी, बड़े अच्छे वैलिड क्वेश्चन आपने ये पूछे हैं, क्योंकि बच्चों को जब इस चीज के बारे में आइडिया नहीं ना होता, वो क्वेश्चन नहीं उसके बारे में पूछते, क्योंकि उनके माइंड में तो ये चीज है ही नहीं है। आपके माइंड में ये चीज थी और आपने ये क्वेश्चन पूछा, बच्चों के भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वेरी गुड। इसके अलावा मजीद किसी और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अयान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। सर ये कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, उनके वो कोटेड होते हैं और कुछ नहीं होते, तो जो स्टीरॉइड से क्या नाम मैदा खराब हो सकता है? बच्चे स्टीरॉइड्स, आप मुझे पहले कंडीशन बताओ, क्योंकि स्टीरॉइड्स हम टैबलेट फॉर्म में तो बहुत रेयर देते हैं।
एक दो स्टेरॉइड है जैसे प्रेडनिसोलोन है, वो हम प्रेफर करते हैं, जैसे डेल्टा कोर्टिकोइड है वो अस्थमा के अंदर और इन्फेक्शन के अंदर, या बेटनिसोल है वो दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स हम नहीं देते। स्टेरॉइड्स हम ज्यादातर क्लासिफाई करते हैं टॉपिकली, यानी जितनी क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इन सब के अंदर आपको बेक्लोमेथासोन यानी स्टेरॉइड्स टॉपिकली इन्फेक्शंस को। सिस्टेमिक इसलिए नहीं देते क्योंकि ये आपके गुर्दे खराब कर रहे हैं, आपके जिगर को खराब कर रहे हैं, इस वजह से बहुत रेयर है। अब मुझे आप वो कंडीशन बताओगे तो मुझे समझ आएगी कि आपने कहाँ देखा है कि स्टीरॉइड्स में ये दो टैबलेट्स ही जो मैं बता रहा हूँ जो दे रहे हैं हम लोग ज्यादातर, और बहुत कम कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम देते हैं स्टीरॉइड्स। लेकिन करते हैं, स्टीरॉइड्स भी खराब करते हैं आपके स्टमक को, करते हैं। सर जी वो मेरे पास है 2-3 डॉक्टर, तो वो ज्यादातर लिखते हैं डेल्टा कॉटन्स। डेल्टा बिल्कुल ठीक कॉटन, है। डेल्टा कॉटन एक आती है इसी में, एक आती है सादा। ठीक ठीक है। है, तो वो ज्यादातर सादा लिखते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर लोग ना इधर बहुत ज्यादा पेशेंट है, मैदे का बहुत ज्यादा है। तो मैं पूछना था देखो कि इसी सही रहेगी क्या सादा? बच्चे, देखो डॉक्टर वाली तो बेहतरीन है लेकिन वो महंगी है। अब वो डॉक्टर, आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या, हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर साहब मुझे एक दवाई दें ऐसी, या एक पुड़ी दें और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। हम खुद डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जिस्म के ऊपर जुल्म करो, हमें ऐसी तेज तरीन दवाई दो कि वो हमारे जिस्म में जाते ही हमारे जिस्म को ठीक करते। तो बच्चे स्टीरॉइड्स तो जाते ही आपकी बॉडी में इफेक्ट देते हैं। शुरू शुरू में तो स्टीरॉइड्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपके जिस्म में जाते हैं स्टीरॉइड, वो फौरन आपकी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। आप कहते हैं यार 50 रुपए वाला डॉक्टर तो शेर है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा, हमने इसी से मेडिसिन लेते हैं। लेकिन वो गलत कर रहे हैं। अब वो आपने बात बिल्कुल सही की, डेल्टा कॉर्टिकोइड जो सिंपल वाली है वो तो जाके आपके स्टमक को डैमेज करेगी, तो इससे बेहतर वही है इंटेरोकोटेड वाली। लेकिन वो एक्सपेंसिव होने की वजह से वो डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करेगा, इस वजह से। तो अब ये है कि अगर स्टमक का उनका इश्यू हो रहा है तो अब वो स्टमक की मेडिसिन के लिए दोबारा डॉक्टर के पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर को फिर पैसे कमा रहा है, डॉक्टर तो अपनी कमाई कर रहा है वो मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये सारा इशू है। ठीक है सर। जी नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन है? बच्चों के लिए फिर सर कौन सी मेडिसिन होगी, कोई बड़ों के लिए जैसे ओमेगा वगैरह बताइए आप। बच्चों के लिए भी हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। इनके बच्चों में स्टमक का इश्यू ज्यादा नहीं आता, बहुत रेयर स्टमक का इश्यू आता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए ज्यादातर एंटासिड दिए जाते हैं। एंटासिड्स वो होते हैं बेसिकली, घर में हम व्हाइट वॉश करवाते हैं ना, व्हाइट वॉश का क्या काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दीवारों के ऊपर रहती है, कभी भी ईंटों के अंदर नहीं जाती। तो एंटासिड जो होते हैं बच्चों के लिए जब दिए जाते हैं, तो बच्चों के लिए जो है ना वो सिर्फ उनके स्टमक को जाके कवर करते हैं, उनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल जनरेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं दूसरी मेडिसिन कम प्रेफर करती हूँ जी। सर जो हम बच्चों को देते हैं, जो बच्चे मिट्टी और गली खाते हैं, इन मल्टीविटामिन और आयरन के जो सिरप देते हैं, क्या उनसे स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है? बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, क्योंकि सब मल्टीविटामिन्स के अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं हुए। अब छोटे बच्चे के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे बच्चे का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है, उनके अंदर स्टमक इश्यूज नहीं आने चाहिए। मैं बहुत कम सुनता हूँ कि छोटे बच्चों में स्टमक इश्यूज आ रहे हो। तो लेकिन वो अब ये है कि वो सिरप आप देते किस तरह, 3 माह देने हैं रेगुलर बेसिस पर, और नाश्ते के फौरन बाद, गैप नहीं रखना। जैसे उन्होंने नाश्ता कंप्लीट किया, आपने दोनों चम्मच एक एक पिला देने हैं, कैल्शियम का भी और आयरन का, फिर स्टमक कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आप खाली पेट दे रही हैं, पहली बात तो ये है कि खाली पेट तो वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए फूड का होना जरूरी है, तो वो तो थेराप्यूटिकल इफेक्ट आएगा ना, फिर स्टमक खराब करेंगे, क्योंकि आपको आप उनको प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर नहीं करें। फिर आप उन्हें खाने के बाद दें, मैंने कभी नहीं सुना, मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, और मुझे आज तक किसी पेशेंट ने ये कंप्लेन नहीं की हमारे बच्चों का स्टमक खराब हो गया। बच्चों को पानी बहुत ज्यादा पिलाएं आप, उनको पानी, उनकी डाइट अच्छी रखें, बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों का तो मेटाबॉलिज्म हमारे से 10 गुना तेज होता है, हम लोग तो हमारे तो खराब हो चुके होते हैं ना फास्ट फूड खा खा के। जी मदीहा। जी सर, बस यही पूछना था। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है बच्चों? सर इंड्राल को हम सबलिंगुअल दे सकते हैं? क्या 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 क्या? इंड्राल जो टेबलेट है उसको जी सबलिंगुअल दे जी, सकते हैं हम? नहीं, अगर वो सबलिंगुअल फॉर्म में आ रही है तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। इंड्राल नहीं दे सकते, क्योंकि इंड्राल तो वो एटिनोलोल है। सिंपल नहीं है। हाँ जी हाँ जी जी। जी,
जो वो सिंपल वो आपको में। नहीं नहीं हाँ नहीं जी। बच्चे देखो, मैंने नहीं सुना कभी इंड्राल को हम सबलिंगुअल देने। सबलिंगुअल का मतलब होता है वो मेडिसिन जो रैपिडली डिसॉल्व हो। इंड्राल ने तो वही आधे घंटे से पहले तो उसने टूटना ही नहीं है, वो तो जुबान के नीचे रख के कभी ट्राई करके देखना, अपनी जुबान के नीचे रख कर या जुबान के ऊपर रख के देखना उसे कितना टाइम लगता है टूटने, क्योंकि जुबान के ऊपर भी सलाइवा और जुबान के नीचे भी सलाइवा। हमने ये देखना है वो कितनी जल्दी डिसॉल्व होती है। जो होती है ना आपकी एंजिसेट तीसरा जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन होती है, कैप्टोप्रिल, वो बनाई ही सबलिंगुअल मेथड के थ्रू जाती है, वो रैपिडली डिसॉल्व होती है। लेकिन एटिनोलोल मैंने नहीं सुना कि इंड्राल को सबलिंगुअल दे रहे और हो मैंने कभी। भी नहीं सुना, और वो अब्जॉर्ब भी नहीं होती। मेरे साथ एक डॉक्टर था, वो रिकमेंड करता था, नहीं जी आप सबलिंगुअल ही यूज करवाएं। मैंने कहा सर वो अब्जॉर्ब नहीं होती। नहीं, मैंने कहा नहीं ना होती। आप यूज करो। हाँ, तो उसे वो कई माशा बार। मैं वो ना, ये डॉक्टर जो है ना, जो जो अभी एमबीबीएस करके निकले, हाँ जी, हाँ जी। इनको इनकी पिटाई होनी चाहिए मेरे नजदीक। मैं तो ये कहता हूँ, क्यों वो उनसे इतने कुछ पता गलत होता नहीं प्रैक्टिस। है हाँ, बिल्कुल उनको। सही आप। हम देखते हैं उनका तरीका कार, हम क्या कहते हैं, हमें इनसे ज्यादा पता है। हंड्रेड और परसेंट मैं तो ये खुद कहता हूँ कि जो आप लोग जो हमारे पेशेंट को टेक्नीशियंस हैं। इंटरॉल। जी जी। जी जी, आप करो बात, पूरी पहले। सर वो कहता था इंटरॉल आपने सबलिंगुअली देनी है। मैंने कहा अच्छा। कोई बात नहीं, वो फिर वो ऐसा डॉक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता, कितनी की देर वो कर लेगा, जब अपनी प्रैक्टिस में आएगा छितर ही पड़ेंगे। एक दफा कोई पेशेंट आया मर गया तो उसको तो वैसे ही मुंह मार छोड़ना है। पता नहीं, जब एक है सबलिंगुअल हमारे पास मेडिसन मार्केट में अवेलेबल है, आप वो क्यों नहीं दे रहे हो, नए तजर्बे क्यों कर रहे हो। इंड्राल एक ऐसी टैबलेट, मेरी एक स्टूडेंट थी, एकदम उसकी सडनली हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट होगी, यानी कि उसको अरिथमिया एकदम हुआ बहुत ज्यादा, तो वो उसकी तबीयत खराब हुई, इंड्राल मंगवा के उसे खिलाई है, मेरा ख्याल है 5 7 8 या 10 मिनट्स के अंदर वो उसने स्टमक, क्योंकि वो स्टमक के अकॉर्डिंग बनी हुई है, वो उसने स्टमक में जाते ही अपने आप को डिसॉल्व किया, क्योंकि बॉडी को नीड थी। बॉडी को जिस ड्रग की नीड होती है, बॉडी उसके मैकेनिज्म को फास्ट करके उसे बॉडी का पार्ट बना लेती है। और जिसकी कैप्टोप्रिल उसको जल्दी नीड नहीं अब्जॉर्ब हो होती वो जाती पड़ी, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो जुबान के नीचे रख के, वो तो ब्लड प्रेशर इंजाइना में मैं देता हूँ। लेकिन अगर है। जी इरेगुलर जी। हार्ट बीट है, बेसिकली अच्छा। आपकी अटीनोलोल या इंड्राल वो है अरिथमिया के लिए, वो अरिथमिया के लिए यस दी यस। जाती है, वो आपकी इंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इंफाक्शन, इन सब के लिए, हार्ट अटैक के लिए नहीं दी जा सकती। पता नहीं वो उसके माइंड में जी। क्या था, अल्लाह जाने उसने कौन सी फार्माकोलॉजी पढ़ ली है जो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी, पीएचडी में आके भी। तो मुझे, मैं मिलना चाहूंगा बस। आपकी क्लास। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। सदीक साहब।